वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। हम आज पढ़ रहे हैं अपना क्लास 9th का साइंस की बायो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सेल का इंट्रोडक्शन की सेल क्या होती है, सेल का शेप और साइज कैसा होता है, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके आप पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आपको नाम से समझ में आ रहा है हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, सेल का स्ट्रक्चर, कि सेल कैसी होती है, सेल का पूरा स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो सेल हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है या 4 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे देखा जाए तो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमने इन दोनों को एक ही में डाल दिया क्योंकि दोनों का ज्यादातर कैरेक्टर जो है वो सेम होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल जो जनरली कंपोज होती है 3 बेसिक कंपोनेंट्स में, जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को हमने एक ही में डाल दिया है, फिर न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म। अब ये होते क्या है, इनके नाम से आपको थोड़ा सा इसको अंदाजा लगाना है कि होते क्या है और उनको इसी तरह से इनको याद रखना है। तो देखिए सेल है, जैसे कि हमारा ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल तो किसी भी शेप की हो सकती है, हमने पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे एक राउंड सेल लिया है, ठीक है। अब ये जो सेल है यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो सबसे आउटर कवरिंग है इसकी, इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, वॉल है, दीवार है इसकी। उसके अंदर वाली जो लेयरिंग है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आपका ये जो न्यूक्लियस, ये जो बीचों बीच में आपका एक पार्ट है जो इसका सेंटर होता है, तो सेंटर किसी भी सेल का जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, उसका न्यूक्लियस। और जो इसके अंदर का लिक्विड पार्ट या कोई भी आपका फ्लूइड पार्ट भरा हुआ है, जो भी इसके अंदर पार्ट भरा होता है, कंटेंट भरा होता है, वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब एक एक के बारे में हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होती है और इनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम सेल वॉल की बात ना करके सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। फिर उसके बाद सेल वॉल पे आएंगे। सेल मेम्ब्रेन देखिए क्या होता है, आपको यहाँ से दिख रहा है ये जो लेयर है अंदर वाली, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, कवरिंग ऑफ द सेल। ये जो सेल की कवरिंग होती है, सेल का एक कवर होता है जो सेपरेट करता है कंटेंट को, यानी सेल के अंदर जो भरा हुआ कंटेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। ये जो लेयर है ये क्या करती है, ये एक ऐसी लेयर है, कवरिंग है सेल की, जिसके अंदर के कंटेंट को बाहर जाने से रोकती है और बाहर के कंटेंट को अंदर जाने से रोकती है, या एक तरह से गार्ड का काम करती है कि ये परमेबल होती है। तो ये क्या करती है, परमेबल अभी हम आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। यानी बेसिकली ये क्या करती है, ये जो लेयर होती है ये गार्ड का काम करती है। जैसे कि आपको पता है कि कभी भी हम लोग देखते हैं कि कोई घर होता है तो घर में 2 दरवाजे होते हैं, एक मेन गेट होता है और एक अंदर वाला गेट होता है। तो जो आपका मेन गेट होता है उसमें से तो एक बार कोई अंदर आ भी जाता है, फिर भी जो आपका जो अंदर वाला गेट होता है उसमें आपका क्या होता है, उसमें आप हर किसी को आप अंदर नहीं आने देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनको आप मेन गेट से अंदर बुलाते हो, वहीं से आप काम करके उनको वापस भेज देते हो। और कुछ जो आपके जो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उन्हीं को आप अंदर वाले गेट से अंदर बुलाते हो। तो इस तरह से यहाँ पर 2 गेट होते हैं, एक होती है सेल वॉल और दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है इनर गेट होती है, जो कि आपको यहीं से परमिशन मिलती है कि किसी चीज को अंदर आना है या नहीं आना है, या अंदर से कोई चीज बाहर जाएगी उसका डिसीजन जो है वो यही वॉल लेती है। ठीक है, बाकी जो आपकी ये बाहर वाली है, तो बाहर वाली सेल वॉल जो है वो तो एक तरह से एक हार्ड लेयर होती है, एक थिक लेयर होती है, जो सिर्फ क्या करती है कि आपको ये बताती है कि बाहर से अंदर किसी चीज को आना है या नहीं आना है, और अगर आ भी जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। चलिए ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो भी मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम क्या समझ रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक लेयर है जो अंदर के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से सेपरेट करती है, यानी बाहर के एनवायरमेंट से अंदर के कंटेंट को सेपरेट करती है ये लेयर। ठीक है, इट इज अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। और ये जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है वो लिविंग पार्ट होता है सेल का, एंड इज प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये कैसी होती है, लिविंग पार्ट होता है। डेट मीन्स कि अगर जैसे कि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जैसे कि आपको पता है कि हम अगर कोकोनट ले लें, नारियल ले लें, तो नारियल में आपको पता है कि 2 कवरिंग होती है। एक तो बाहर की कवरिंग होती है जो कि हार्ड होती है, वो सेल वॉल हो जाएगी। एक उसके बाद उसके अंदर की भी एक कवरिंग होती है। कोई भी आप सीड ले लो तो सीड में एक बाहर की कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, और एक उसकी इनर कवरिंग होती है। तो वो कवरिंग जो खुद में लिविंग है, यानी कि वो अभी भी ग्रीन है, या उसमें भी वो चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसफर करा रही है, यानी उसमें लिविंग
जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पाई जा रही हैं, तो वो वाली जो पार्ट होता है यानी अंदर वाली एक कवरिंग जो होती है, ये वाली है क्या कहलाएगी, आपकी लिविंग पार्ट होती है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो आउटर कवरिंग होगी वो लिविंग पार्ट नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं होगी कि नहीं होगी। फिलहाल तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो अंदर वाली है वो लिविंग होती है। तो इट इज़ अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन सेल ऑफ, कहाँ कहाँ पाई जाती है, प्लांट में भी पाई जाती है, एनिमल्स में भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि लगभग तीनों ही चीज़ों में ये पाई जाती हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। ये कैसी होती है, ये बहुत ही पतली होती है, डेलिकेट यानी बहुत नाजुक होती है और इलास्टिक होती है, यानी कि ये काफ़ी दूर तक खिंच सकती है एंड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल यानी सेलेक्ट करती है और कुछ ही लोगों को परमिशन देती है कि वो अंदर आ सकते हैं, यानी सभी चीज़ों को ये परमिट नहीं करती है। इसको ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देती है, सेलेक्टिव ही जो अंदर के पार्ट है उनको बाहर जाने देती है। तो क्लियर हो रहा है। और ये बनी किसकी होती है, तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड क्या होता है, एक तरह का फैट होता है, तो ये फैट और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ओवरऑल आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देती हूँ कि जो हमारी सेल होती है वो हमारी लगभग अप्रॉक्सीमेट यानी कि एक तरह से देखा जाए जनरली तो 4 कंपोनेंट्स से बनकर बनी होती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और इनके बीच में साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन एक कवरिंग होती है जो अंदर के कंटेंट को बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करती है और ये एक लिविंग पार्ट होती है, यानी कि प्लांट का ये हमारी सेल का एक लिविंग पार्ट होता है और ये सब में पाई जाती है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म तीनों में पाई जाती है। ये बहुत ही पतली होती है, नाजुक होती है, इलास्टिक होती है और सेलेक्टिवली परमिबल होती है। कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ ही चीज़ों को अंदर से बाहर जाने देती है। ये सेलेक्ट करके उनको परमिशन देती है। ठीक है, और किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ओके, अब देख लेते हैं इनका काम क्या होता है। आपको तो यहाँ नाम से समझ में आ गया कि सेलेक्टिवली परमेबल होती है, फिर भी हम देख लेते हैं। एज इट इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इट अलाउज द फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये क्या करती है, कुछ लिमिटेड सब्सटेंस को ही अंदर आने देती है या अंदर से बाहर जाने देती है। ओके, तो ये तो हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर का जो मेन गेट है उसकी बात करते हैं। अब जब मेन गेट है तो मेन गेट का काम क्या होगा, मेन गेट एक तरह से हार्ड होगा, यानी जैसे यहाँ पर ये थिन है, डेलिकेट है, तो ये इसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि अंदर की लेयर तो थिन हो सकती है, पतली हो सकती है, डेलिकेट हो सकती है, नाजुक हो सकती है, लेकिन बाहर की लेयर को और मजबूत रखना होगा। तो जो बाहर की सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, उसको प्रोटेक्टिव वॉल नाम भी दिया गया है। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट कैसे करेगी, सेल वॉल एक नॉन लिविंग होती है, मैंने आपको बताया ना अभी कि वो लिविंग होती है तो ये नॉन लिविंग होती है, ये थिन होती है तो ये थिक होती है, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है तो ये फ्रीली परमेबल होती है। ये नहीं बताती है आपको कि किस चीज़ को अंदर आना है, बस ये हार्ड होती है। जैसे कि आपके अगर घर के जो मेन गेट होगा, मेन गेट इतना हार्ड है कि हर कोई उसके अंदर नहीं आ सकता, और अगर गलती से वो अंदर आ भी जाता है तो अंदर वाले गेट में आप उसको डिसाइड करोगे कि वो अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। तो अंदर वाली सेलेक्टिवली परमेबल बना दिया। तो बाहर वाली नॉन लिविंग होती है, जैसे कि आपका कोकोनट हो गया, जिसमें बाहर की जो लेयर होती है वो नॉन लिविंग होती है, वो हार्ड होता है, थिक होती है और कवरिंग मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और ये बनी किससे होती है, सेल्यूलोज से। जैसे ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, वैसे ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। ये आपका प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो ये भी इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये किस में पाई जाती है, यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये पाई जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल बस सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली लेयर होती है, ये फ्रीली परमेबल होती है। इसको ये नहीं पता होता है कि हमें किस चीज़ को अंदर लाना है, किस चीज़ को नहीं लाना, लेकिन ये इतनी हार्ड और प्रोटेक्टिव होती है, इतनी थिक होती है कि ये एक तरह से प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव वॉल भी कहा जाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी एक बार इसको लिखा हुआ देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या होता है इसका, डिटरमाइन द शेप एंड रिजिडिटी ऑफ द प्लांट सेल। ये क्या करती है, क्योंकि ये बाहर की सबसे आउटर लेयर है, तो यही डिसाइड करती है कि कोई चीज़ जो है उसका शेप क्या होगा, कोई सेल है हमारी जो है उसका शेप क्या होगा, यही डिसाइड करती है। क्योंकि आउटर है तो आउटर ही तो डिसाइड करेगी कि उसका शेप कैसा होगा। और क्योंकि थिक होती है तो ये रिजिडिटी को भी, यानी उसको प्लांट सेल को कठोर करती है, उसको रिजिड करने में भी काम आती है। अब आते हैं इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए हमने क्या कहा था कि सेल वॉल बाहर वाली है और उसके अंदर ये एक और लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल किसको प्रोटेक्ट करेगी, सेल मेम्ब्रेन को। और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, अंदर वाले कंटेंट को बाहर जाने से रोकता है या अंदर वाले कंटेंट को बाहर वाले से सेपरेट करता है। तो सेल वॉल किसको सेपरेट करेगी, सेल वॉल किसको प्रोटेक्ट करती है, सेल वॉल अपने अंदर वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, यानी मेन गेट जो होता है वो अंदर वाले गेट को प्रोटेक्ट करता है।
इट प्रिवेंट डिसोसिएशन और ड्राइनेस इन सेल। अब देखिए अगर बाहर वाली लेयर कठोर रहेगी, नॉन लिविंग रहेगी, तो अंदर की जो लिविंग पार्ट है उनमें ड्राइनेस नहीं रहेगी, उनमें अच्छा खासा लिक्विड जो है वो भरा रहेगा। जैसे कि आपका फिर से लेते हैं हम कोकोनट वाला आपको एग्जांपल ले रहे हैं कि बाहर की लेयर इतनी थिक होती है, इसी वजह से अंदर की जो आपको पता है कि जो अंदर पानी भरा होता है या जो अंदर का नारियल होता है वो बहुत ही आपका ड्राई नहीं होता, रफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका बाहर वाली जो लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे केवल एक एग्जांपल दे रही हूँ। सेल को आपको बहुत ही ब्रॉड वे में सोचना है। सेल को केवल आपको नारियल या प्लांट सेल तक ही नहीं रखना है, वे एनिमल और हमारे आपके एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक में भी जाती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सोचने में हेल्प मिल सके, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको दिया है। तो क्या करती है ये, अगर आपको मैं इस तरह से आपको इसलिए याद करवा रही हूँ कि आपको मतलब आपको बता ही इस तरह से रही हूँ जिससे आपको ये याद होता रहे, ठीक है। तो इट डिटरमाइन द शेप एंड रिजिडिटी ऑफ द प्लांट सेल। ये आपका क्योंकि शेप कैसे डिसाइड करेगी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आउटर कवरिंग है। रिजिडिटी क्योंकि कठोर होती है तो इसलिए उसको कठोर रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके जस्ट अंदर वाला है इसलिए उसको प्रोटेक्ट करती है। और अंदर की ड्राइनेस यानी अंदर का जो पार्ट है उसको सूखने से बचाती है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब देखिए क्योंकि ये फ्रीली परमेबल होती है तो इसलिए ये क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों को जो अंदर ज़रूरत होती है उनको ये अंदर तक पहुंचाने में हेल्प करती है। अब अंदर वाला डिसाइड करेगा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा कि हमें उसको अंदर लेना है या नहीं लेना, पर फिर भी ये हमें क्या करती है, ये कम से कम ये हमें डिसाइड तो करती है। कोई भी चीज़ जो होती है उनको अंदर आने देती है, फिर अंदर आने के बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको डिसाइड करेगा कि उसको सेल के अंदर लाना है या नहीं लाना। तो ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल वॉल प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आउटर लेयर जो कि थिक होती है और आपकी रिजिड होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर वाली लेयर होती है जो कि थिन होती है, डेलिकेट होती है, लेकिन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बाद इसके बीचों बीच में यहाँ पर या इसके सेंटर में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है इसको देख लेते हैं। देखिए न्यूक्लियस सबका मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है तो आपको उसका फंक्शन अपने आप याद रहेगा। जैसे मैंने सेल वॉल में आपको बताया कि उसको प्रोटेक्टिव वॉल बोलते हैं, सेल वॉल को प्रोटेक्टिव वॉल बोलते हैं यानी वो प्रोटेक्ट करती है। वैसे ही आपका न्यूक्लियस जो होता है उसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल बोलने का मतलब क्या हो गया कि ये सेल का पूरा ब्रेन होती है, यानी सेल की जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हमारी कहाँ पे मौजूद होती है, न्यूक्लियस में। आपको समझ में आ रहा है ना ब्रेन का मतलब क्या होता है। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो न्यूक्लियस में भी सारे पूरे सेल की इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक डेंस यानी घना और स्फेरिकल ऑर्गेनेल होता है। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप ऐसा स्फेरिकल होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, डेंस होता है, यानी एक ही जगह पर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। तो डेंस होता है, घना होता है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो 2 मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियस जो है बाउंड होता है, कैसे बाउंड होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना कि ये अगर हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर जो लेयर होती है वो बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। यानी एक ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस जो है वो 2 लेयर से बाउंड होता है, 2 मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जो दोनों ही क्या कहती हैं, इन्वेलप बनाती हैं, ठीक है। इन्वेलप का मतलब ही हो गया उसका कवर, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर की कवरिंग को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन मैनी पोर्स नोन एज न्यूक्लियर पोर। और जो न्यूक्लियर इन्वेलप्स होते हैं इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। क्लियर हो रहा है। यानी न्यूक्लियस के बाहर की 2 कवरिंग होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर का इन्वेलप बोलते हैं। इन्वेलप का मतलब ही क्या होता है, लिफाफा, उसको कवर करने वाला, और उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अंदर और बाहर जा सकती है। अब द फ्लूइड विच प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, ये जो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इस लिक्विड को क्या कहते हैं हम लोग, इस लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब आपको देखिए एक चीज़ क्लियर रखिएगा, जहाँ भी आपका प्लाज्म आ गया तो प्लाज्म का मतलब लिक्विड, अब जिस भी चीज़ के अंदर भरा है उससे उसका नाम पड़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लाज्म का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे ये लिक्विड, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है ये, तो इसलिए क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ऐसे ही अगर सेल के अंदर भरा होगा तो साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लाज्म का मतलब लिक्विड और जिसके अंदर भरा हुआ है उससे इसको, जैसे न्यूक्लियस से बना तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर आप ये देख रहे हो, इस टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कुछ स्पाइरल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है इसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और
क्रोमोसोम कंटेन्स जीन्स, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स क्या करते हैं, विच आर द सेंटर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन दैट फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। यानी ये जो आपका ये न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं और जीन्स क्या करते हैं, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखते हैं। यानी प्लांट जो है, प्लांट के पेरेंट्स में जो जो चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, या अगर एनिमल है तो एनिमल के पेरेंट्स में जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि आपको पता है कि डीएनए क्या करता है, डीएनए में हमें डीएनए के थ्रू पता चलता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की पेरेंट्स में जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके सन और डॉटर में पाई जाती हैं, उनकी ऑफस्प्रिंग्स में पाई जाती हैं। तो वो कैसे पता चलती है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसमें है, वो जीन से पता चलती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, तो ये सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होता है और वहाँ ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या होती है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका एक क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर आपके जीन्स होते हैं और ये जीन्स कंटेन करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को। ओके, तो ये बताते हैं। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, ये हमारी डीएनए के फॉर्म में होती है। ठीक है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया। आप देखते हैं न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है। आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ब्रेन ऑफ द सेल है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को रखा हुआ है अपने पास और किस फॉर्म में रखा हुआ है, जीन्स के फॉर्म में रखा हुआ है। फिर भी हम इसको देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, पूरी जो सेल के मेटाबॉलिक यानी चलना फिरना, सेल का जितना भी सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल का साइज बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें, यानी सेल डिवीजन हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्रेन है उसका ना भाई, सेल का ब्रेन है तो क्या करेगा, कंट्रोल ही तो करेगा। ये सेल की साइकिल को रेगुलेट करती है, जिस पूरी सेल साइकिल है। यानी कि एक बार आपको अभी हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा तो हमने देखा था कि जो सेल होती हैं वो मॉडिफाई भी होती है, जो पुरानी सेल होती है वो नई सेल में कन्वर्ट होती है। तो ये जो पूरा रेगुलेशन जो होता है वो सब भी न्यूक्लियस ही करता है। न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ जीन्स। न्यूक्लियस क्या होता है, जीन्स का एक स्टोर हाउस है, जो हमने देख ही लिया। ठीक है, इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फॉर द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस कंसर्न होता है किस चीज़ के लिए, कि जो हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं, हेरिडिटरी ट्रेट्स का मतलब आनुवांशिक, जो हमारे माता पिता से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को जो ट्रेट्स मिलते हैं, जो प्रॉपर्टीज मिलती हैं, उनके ट्रांसमिशन के लिए कंसर्न कौन रहता है, न्यूक्लियस कंसर्न रहता है। न्यूक्लियस के थ्रू ही हमारे ये जो ट्रेट्स हैं वो हेरिडिटरी ट्रेट्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यही न्यूक्लियस में पाई जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल क्या होते हैं और न्यूक्लियस क्या होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्या बचा हुआ है, अब न्यूक्लियस भी हो गया, साइटोप्लाज्म बचा हुआ है, यानी जो उसके बीच का लिक्विड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब साइटोप्लाज्म को पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमने आपसे बोला ना कि जो सेल थी, हमने आपको यहाँ पे फिर से एक बार स्ट्रक्चर दिखा देना है कि ये जो सेल होती है, तो ये सेल की बाहर वाली ये हो गई आपकी सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस, इसके बीच में जो लिक्विड पार्ट भरा हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और हमने नाम से भी आपको बता दिया, प्लाज्म का मतलब क्या हो गया, लिक्विड, और आपका साइटो का मतलब हो गया सेल। तो सेल के अंदर जो लिक्विड भरा है वो क्या हुआ, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियो के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इट इज अ जेली लाइक विस्कस, जेली लाइक होता है, यानी ये लिक्विड कैसा होता है, जेली के टाइप का होता है। ठीक है, जिसका फ्लो होगा वो जेली के टाइप का होगा। विस्कस होता है यानी गाढ़ा होता है, कलरलेस होता है, ऐसा कोई कलर नहीं होता, सेमी फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब जो चीज़ फ्लो कर सके, तो सेमी फ्लूइड होता है। यानी आपको पता है कि जेली जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी बहुत ही फ्लो हो पाती है, ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाती, तो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। डेट अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए ये पाया कहाँ जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और ये न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके ये बीच में पाया जाता है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। तो ठीक है, हमने तो डायग्राम यही बनाया था ना, इसमें पाया जाता है। एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। और अगर एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म का, एक्वस का मतलब उसमें पानी मिला हुआ है, यानी कि एक्वस का मतलब क्या होता है, जो वाटर सॉल्यूशन होता है। तो यही जो साइटोप्लाज्म होता है, इसका वाटर सॉल्यूशन जो होता है ग्राउंड सब्सटेंस में, वो क्या कहलाता है, साइटोसोल। अब सोल से आप समझ रहे हो, सोल का मतलब क्या होता है, एक तरह से उसकी लेयर यानी उसका बॉटम। तो साइटो यानी कि जो हमारी सेल है, सेल अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस, एक तरह से आप कह सकते हो सोल क्या होता
होती है? सोल यानी सबसे बॉटम की चीज़। तो जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है हमारा साइटोप्लाज्म का वो साइटोसोल कहलाता है, जो कंटेन करता है वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल एंड अदर इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिपिड। अब इसके अंदर क्या भरा होता है? ये जो साइटोसोल है या जो इसका ग्राउंड सब्सटेंस है, इसके अंदर क्या भरा होता है, या ये जो साइटोप्लाज्म होता है क्या क्या कंटेन करता है? तो ये इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी जो सॉल्व नहीं हो पाए वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको भी कंटेन करता है, क्योंकि ये इसका क्या है, ये इसके ग्राउंड सब्सटेंस है। तो ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है वेस्ट प्रोडक्ट, स्टोरेज प्रोडक्ट, यानी वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी में होते हैं जिनको कभी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल है तो उनको बाहर कर देगा। और जो हमारे इसके अंदर और क्या अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या होते हैं? स्टार्च बन गया, ग्लाइकोजन बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई तो ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करता है? ये परमेबल होता है और परमिट करता है किसको? जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उसको परमिट करता है तो वो अंदर आती है। और फिर यहाँ सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास में यहाँ पर उनका जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फिर जो स्टार्च, ग्लूकोज, प्रोटीन ये सारी चीज़ें बनती है वो इसी के अंदर ये साइटोप्लाज्म के फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं। क्लियर? तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, विटामिन, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है। ठीक है, उसका स्टोरेज होता है। और ये वही साइट होती है, वही जगह होती है जहाँ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज कई पार्ट में टूटता है। ठीक है। सिंथेसिस क्या होती है? फैटी एसिड जो होते हैं उनको बनाना, यानी फैटी एसिड जो बनते हैं, एसिड जो बनते हैं, फैट्स वगैरह बनते हैं, वो क्या कहलाता है? सिंथेसिस यानी बनाना। ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी जो प्रोसेस हो गई, कई तरह की प्रोसेस हो गई, वो सारी प्रोसेस का जो साइट है, वो जो जगह है वो यही है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हो जाएगी, तो ये जगह है। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने आज पढ़ लिया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें हमने पढ़ा सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या होता है। यानी पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमने देख लिया यहाँ पर। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमने देखा है तो उसके बाद थोड़ा सा पार्ट एक और देख लेते हैं, देन हम अपना नेक्स्ट वीडियो में अपना आगे का पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? इनसाइड द सेल दे आर डिफरेंट पार्ट परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज टू कीप द सेल अलाइव एंड फंक्शनेबल। दीज पार्ट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, दे आर एक्सप्लेन बिलो। अभी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चलिए ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स को छोड़ते हैं, इनको हम लोग अपना नेक्स्ट उसमें पढ़ लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो हमने यहाँ पर जितनी चीज़ों को देख लिया है तो इस हिसाब से हमने अपना स्ट्रक्चर ऑफ सेल को कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आपको एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं कि सेल वॉल क्या थी। सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव लेयर थी जो कि फ्रीली परमेबल थी, किसी को भी अंदर आने दे सकती है, लेकिन फिर भी वो कैसी थी? थिक थी और क्या थी? वो हार्ड थी। ठीक है। जबकि इसके अंदर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सेल वॉल क्या कर रही थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही थी। वहीं पर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट करता है अंदर के कंटेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से, और साथ ही साथ ये क्या करता है आपका, ये एक तरह से कवरिंग होती, थिन होती है, डेलिकेट होती है, और ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, कुछ ही चीज़ों को सेलेक्ट करती है इन और आउट आने के लिए सेल में। फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जो आपका पूरी जो सेल होती है उसको कंट्रोल करता है, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करता है, उनकी इंफॉर्मेशंस को कंटेन करके रखता है। किस फॉर्म में रखता है? सेल न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, और जीन्स इनको जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखता है डीएनए के फॉर्म में। देन हमने उसके बाद पढ़ा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होती है वो एक तरह का लिक्विड होता है। हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस का लेयर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसमें जो लिक्विड भरा होता है वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। फिर साइटोप्लाज्म देखा, साइटोप्लाज्म जो था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनके बीच का लिक्विड होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जितना भी स्टोरेज पार्ट होता है वो वहीं होता है, और जितनी भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी साइट वही होती है। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तब तक के लिए फिर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ हम लोग पढ़ेंगे अपने सेल ऑर्गेनल्स को, जहाँ पर हम लोग और भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।